नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं रुद्र विक्रम सिंह की पुस्तक दंड संहिता से न्याय संहिता तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक जो भारत में नए कानून बने हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह अंग्रेजी हुकूमत का संपूर्ण अंत के रूप में देखते हैं, इस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ। रुद्र विक्रम सिंह सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और 22 रूम्स ऑफ ताजमहल पुस्तक लिखकर चर्चा बटोर चुके हैं। कई सरकारी विभागों में और महत्वपूर्ण घरानों में वो जो है विधिक सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं और दरअसल जनता की सेवा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि दरअसल हम अगर एक वाक्य में कानून को परिभाषित करें, विशेषकर नए कानून को, तो हमें यह जानना चाहिए कि ये जो दंड संहिता और न्याय संहिता है, ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का यह मानना था कि आज़ादी के 75 साल से भी अधिक समय के बाद हम उन कानूनों को क्यों ढो रहे हैं जो लगभग 150 वर्ष पूर्व बने थे। आखिर यह देश हमारा है और यहाँ पे अंग्रेजी कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं। उनका कहना है कि दरअसल इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था और जब इंडियन एविडेंस एक्ट हम पढ़ते हैं तो वो 1872 में बना था। सारे कानून 1860 और 1872 के बीच जो बने थे, उनको हमें आज के समय में पढ़ने और मानने की आवश्यकता क्या थी, जबकि दुनिया 2024 में आ चुकी है और भारतीय समाज उसका परिदृश्य बदल चुका है। रुद्र विक्रम सिंह का यह भी कहना है कि दरअसल अंग्रेजों का जो कानून था उसमें अपराधी को दंड देने की व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि वो अपराधी में सुधार नहीं चाहते थे, पीड़ित को न्याय नहीं देना चाहते थे, बल्कि जो अपराधी है, अपराध करता है, उसको सजा देना चाहते थे, दंड देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भारत गुलाम था। तो गुलाम भारत में वो चाहते थे कि जो भी कोई जुर्म करता है उसको सजा मिल जाए, लेकिन जुर्म जिसके खिलाफ होता है, जो पीड़ित पक्ष है, जो के खिलाफ अपराध हुआ है, न्याय उसको चाहिए, उसको न्याय नहीं मिलता था। रुद्र विक्रम सिंह का इस पुस्तक में ये कहना है और उनका कहना था चूंकि यही वो वजह थी कि जो नई सरकार लंबे समय से 2014 में आने के बाद से यह विचार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में आता रहा है कि इसको बदला जाए। और फिर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून न केवल लागू हुए बल्कि इस पुस्तक में दंड संहिता से न्याय संहिता तक वे इस बात का उल्लेख करते हैं कि आखिर नए कानूनों में की जरूरत क्या थी। वो इस पर एक लगातार तर्क देते हैं और उसके बाद उनका कहना है कि नए कानूनों में क्या बदला, यह जानने के लिए हमको यह जानना जरूरी है कि ये कानून दरअसल महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित हैं। तारीख पे तारीख जो सबसे बड़ी बुराई थी पिछले कानूनों की, उसको खत्म करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि समयबद्ध न्याय मिले। ये कानून जो है वो पीड़ित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शिकार होता है, मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी के यहाँ चोरी कर ली, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, इन तीनों ही स्थितियों में दोषी कौन है? अंग्रेजी कानून जिसने चोरी की, जिसने हत्या की, जिसने धोखा दिया,
उसको सजा तो देता था, लेकिन जिसके खिलाफ हुआ यानी जिसके घर का व्यक्ति मरा, जिसका पैसा चला गया चोरी में, या जो धोखाधड़ी का शिकार होकर अपना सब कुछ गवा चुका है, उसको न्याय नहीं मिलता था। ये कानून जो है इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो पीड़ित है उसको न्याय हो। इसके अलावा पुलिस की जवाबदेही तय की गई है कि आप अगर किसी के खिलाफ मुकदमा कायम करते हैं तो आप उसे समयबद्ध ढंग से योग जो है वो अदालत में प्रस्तुत करेंगे, या उसको अगर फाइनल रिपोर्ट लगानी है तो वो करेंगे। मतलब पुलिस की जवाबदेही तय है ये। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है इस कानून में वो ये है कि अब राजद्रोह नहीं, देशद्रोह है। यानी अगर आतंकवादी या कोई ऐसी घटना घटती है तो पुराने समय में चूंकि अंग्रेजी सत्ता केवल भारत में नहीं थी, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में था, उनकी नज़र में हम गुलाम थे, तो उन्होंने कानून भी ऐसे बनाए जिसका मतलब होता था कि राजद्रोह यानी राजा के प्रति द्रोह, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति द्रोह। अब ये कानून जो है देशद्रोह की तरह। इसी तरह से मॉब लिंचिंग जो जिसको हम गौ के नाम पर या दूसरे नामों पर जो लिंचिंग लगातार होती रही है, जाति धर्म के नाम पर जो लिंचिंग होती है, 10 लोग कहीं खड़े हो गए, किसी को किसी इस बात पे मार दिए कि उसका रंग रूप अलग है, उसकी जाति अलग है, उसका धर्म अलग है, या उसका खान पान आपसे अलग है, इसको बहुत स्पष्ट रूप से और कड़े ढंग से इसका प्राविधान किया गया है, जो पहले इसका प्रावधान नहीं था। इसके अलावा भगोड़े अपराधियों पर बिना उनकी मौजूदगी के भी कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। यानी अगर वो नहीं है तो ये नहीं है कि आप विजय माल्या या ललित मोदी की तरह से देश छोड़कर भाग गए और फिर आप को कटघरे में नहीं लाया जा सकता। संगठित अपराधों पर भी इस कानून में अलग ढंग से उल्लेख किया गया है। आतंकवाद से संबंधित कानूनों पर स्पष्टता रखी गई है। सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने या आत्महत्या के प्रयास को अब कानून के दायरे में रखा गया है। यहाँ तक कि 0 FIR का भी प्रावधान है। यानी कि जब मैं मुकदमा न दर्ज कराना चाहूँ, मैं विक्टिम हूँ, अपराध है, लेकिन मान लीजिए कोई इतना ताकतवर है कि मुकदमा मैं न दर्ज कराना चाहूँ, तो भी पुलिस को अगर खबर हो या मीडिया में खबरें हों, मैं एक उदाहरण के तौर पर ये दे रहा हूँ, आपको उसके लिए कानून पढ़ना होगा, तो आप 0 FIR पुलिस दर्ज कर सकती है, अदालत भी अपने ध्यान में रखकर मुकदमा दर्ज करा सकती है और कोई तीसरा व्यक्ति भी 0 FIR के प्रति पैरवी कर सकता है। कैदियों को भी राहत का प्रावधान इसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप अंतहीन समय तक किसी मुकदमे को लंबित रखते हो और जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसको जमानत पर जाने नहीं दोगे। आप अगर सजा उसको नहीं मिली है और उसने एक कोई अपराध किया है और उस अपराध की कोई समय सीमा है कि इस कानून में इसको इतना दंड मिलेगा और वो आधा समय बिता चुका है, तो इस प्रावधान में बहुत स्पष्ट रूप से है कि कैदियों को किस तरह से रिहा किया जा सकता है या उनको राहत दी जा सकती है। सामुदायिक सेवा की शुरुआत ये पहली बार रखा गया है कि दंड स्वरूप जो है ऐसा भी काम किया जा सकता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि किसी ने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया, कुछ जगहों पे जज ऐसा करते हैं कि 1 सप्ताह के लिए जाकर आप ट्रैफिक संभालिए, इस तरह का काम भी करते रहें। अब ये कानून में स्पष्टता है कि अगर जुडिशियरी चाहे, न्यायाधीश चाहें, तो आपको बहुत सारे ऐसे अपराधों में, जैसे आप पानी खुला छोड़ देते हैं, सार्वजनिक स्थान को तोड़ देते हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप उसको पुनर्निर्मित कराइए, जाकर उसको ठीक करिए और सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा करने की कोशिश करिए। इसके अलावा तकनीक को बढ़ावा देने की बात कही गई है। फोरेंसिक जांच को अब अनिवार्य कर दिया गया है। न्यायाधीशों से भी संबंधित एक प्रावधान है कि न्यायाधीश महोदय किस तरह से इसके अंदर जो है अपनी न्याय सीमा के भीतर, अपनी समयावधि के भीतर वह निर्णय करने की भूमिका में होंगे। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति भी इस कानून के तहत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बधाई दी है रुद्र विक्रम सिंह ने। उन्होंने इसको, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, दंड संहिता से न्याय संहिता तक में उन्होंने न केवल इस बात का उल्लेख किया है बल्कि तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अमित शाह के संसद में जो व्याख्यान है उसको भी रखा है और भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2
2023 का की तुलनात्मक तालिका भी प्रस्तुत की है, यानी कौन सा कानून किस अपराध में कौन सा संहिता लगती थी और अभी वो संहिता क्या हो गई है और उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो ये भी उन्होंने परिशिष्ट में दिया है, जो इस पुस्तक को एक महत्वपूर्ण पुस्तक मतलब समझने की दृष्टि से आपको। इसके अलावा सीआरपीसी और नागरिक सुरक्षा संहिता की भी तुलनात्मक तालिका उन्होंने दी है। रुद्र विक्रम सिंह को और सर्वभाषा ट्रस्ट को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि एक महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने पुस्तक न केवल सामयिक पुस्तक प्रकाशित की, बल्कि सस्ते मूल्य में भी इसको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। 152 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य केवल 199 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।